गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का फिर से स्वागत है। कल हम लोग ने एक टेस्ट पेपर डिस्कस किया था गवर्नर टॉपिक के ऊपर, राज्यपाल टॉपिक के ऊपर। आज दोबारा दोबारा गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का फिर से जीएस अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, गवर्नर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल। बारिश हो रही क्या? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहली बार किस आयोग या समिति ने यह सिफारिश की थी कि अंतरराज्य परिषद का गठन होना चाहिए? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने पहली बार सिफारिश की थी? वेरी गुड। डी करेक्ट आंसर होगा, प्रशासनिक सुधार आयोग। डी करेक्ट आंसर होगा, प्रशासनिक सुधार आयोग। पहली बार की बात की गई है, फर्स्ट टाइम किसने कहा था? कहा तो राजमन्नार समिति ने भी था, लेकिन पहली बार प्रशासनिक सुधार आयोग ने बात की थी। और मैं आपको बता ही चुका हूं प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में कि ये प्रशासनिक सुधार आयोग कब कब गठित किया गया था। ये गठित किया गया था 1966 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने कई इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी थी और ये पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था
दूसरा 2007 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो पहला इसका आप लोग का सही है, प्रशासनिक सुधार आयोग। नेहा गलत है आपका आंसर। परमहंस आपका भी गलत है, पहले का प्रशासनिक सुधार आयोग होगा। संदीप गलत है आपका, प्रशासनिक सुधार आयोग होगा। आप सारे लोग फटाफट से आंसर दीजिए। सेकंड, बहुत इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं पूरा कवरेज किया है, ध्यान से क्वेश्चंस देखिएगा। भारतीय संविधान में शक्तियों के विभाजन की संघात्मक स्कीम, क्या मतलब है ये? शक्तियों के विभाजन की संघात्मक स्कीम, यानी कि इसका मतलब है कि भारत में जो 3 सूचियों का, बताइए, जो हम लोगों ने फेडरल स्कीम इसको कहा जाता है, संघात्मक स्कीम या डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं, ये हमारे भारत में जो डिवीजन ऑफ पावर है ये हम लोगों ने कहां से लिया? प्रतीक्षा गलत है आपका आंसर। मुझे उम्मीद थी कि मैक्सिमम कनाडा के संविधान से ही आप बोलेंगे। संदीप आपका भी गलत है। कनाडा के संविधान से हम लोगों ने मजबूत केंद्र, हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग सेंटर का कंसेप्ट लिया है। बिल्कुल सही है, सी आंसर होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 इसका करेक्ट आंसर होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। सी विल बी द करेक्ट आंसर, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, प्रतीक्षा 2 का ए नहीं होगा, 2 का सी होगा। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है देखिए। एक, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन लिया है 1900 आर्टिकल 143 में। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग सेंटर का कंसेप्ट भी वहीं से लिया है। ठीक है, हम लोगों ने अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, यानी कि रेसिडुअरी पावर्स वेस्टेड इन द सेंटर, ये भी हम लोगों ने वहीं से लिया है कनाडा से। भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया है? गवर्नर का पद लिया गया है। फेडरल स्कीम यानी डिवीजन ऑफ पावर की अवधारणा हम लोगों ने वहां से ली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट जैसा कोई भाग नहीं है, कोई भी वहां पे कॉन्करेंट लिस्ट जैसी कोई लिस्ट नहीं है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 2 लिस्ट हैं, एक यूनियन और एक स्टेट। कनाडा में, अमेरिका में केवल एक ही लिस्ट है, अमेरिका में केवल एक ही लिस्ट है। ब्रिटेन की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्रिटेन तो संघात्मक है ही नहीं, ब्रिटेन तो एकात्मक प्रणाली यानी कि यूनिटरी स्ट्रक्चर पे बना हुआ देश है, उसकी तो बात ही आप छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से करों के बंटवारे में महत्वपूर्ण बदलाव हुए? करों के बंटवारे में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। देखिए 40 सेकेंड नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर बी करेक्ट होगा, 88th अमेंडमेंट, 80वां संशोधन। 88th अमेंडमेंट के माध्यम से सर्विस टैक्स आया था इंडिया में। एट्टी एट्थ अमेंडमेंट के माध्यम से सर्विस टैक्स इंडिया में आया था, और बाद में 101वें संशोधन से सर्विस टैक्स को खत्म कर दिया गया, जीएसटी में सबस्यूम कर दिया गया। तो इसका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसे समझ लो कि भारत में, अगर मैं भारत में बात करूं करों के बंटवारे को, या भारत में वित्तीय संबंध की बात करें, फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करें, तो ध्यान रखिएगा भारत में जो वित्तीय संबंध हैं उनमें जो 80वां संशोधन था, 80th अमेंडमेंट था, ये बहुत ही बड़ा संशोधन माना जाता है। और हमारे यहाँ फाइनेंस यानी कि वित्तीय संबंधों से संबंधित 3 बड़े संशोधन अभी तक हुए हैं। एक 80th अमेंडमेंट हुआ है, एक हमारा 80th अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद में एक हमारा 88th अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद में एक हमारा 101st अमेंडमेंट हुआ था,
जिसके माध्यम से जीएसटी आया है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, 80th अमेंडमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था। ये समझ लीजिएगा कि इसने आर्टिकल 270 में पूरा का पूरा आर्टिकल 270 ही बदल दिया था। इसने इस 80th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 270, इस पूरे आर्टिकल 270 में पूरा का पूरा आर्टिकल 270 ही बदल दिया था। 270 में क्या है? डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, यानी कि जो टैक्सेस आएंगे वो किस तरीके से बांटे जाएंगे। ठीक है, तो ये 80th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट देखिएगा, संघ सूची के किसी कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निम्न में से कौन अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है? एडिशनल कोर्ट की बात की जा रही है यहां पर। अतिरिक्त न्यायालय का मतलब होगा एडिशनल कोर्ट। अच्छा, वैसे इसके प्रावधान किस आर्टिकल में है ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसके प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 247 में। आर्टिकल 247 में अतिरिक्त न्यायालय से संबंधित बातें हैं और इसकी पावर दी गई है संसद को। इसकी पावर दी गई है संसद को। इसकी पावर दी गई है संसद को। ध्यान रखिएगा, संसद के पास में शक्ति है, यानी कि संसद चाहे तो अतिरिक्त न्यायालय यानी कि एडिशनल कोर्ट की स्थापना कर सकती है। और ये आर्टिकल 247 में होगा। और किसके पास पावर होगी? संसद के पास में। संसद कैसे करेगी? यहाँ पे संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, केवल कानून बनाकर ऐसा किया जा सकता है। यदि केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य को कोई निर्देश दिया जाता है तथा राज्य उसका पालन नहीं करता है तो सामान्यतः निम्न में से क्या माना जाएगा? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हमारे यहां आर्टिकल 365, हमारे यहाँ आर्टिकल 365 है। आर्टिकल 365 बोलता है कि अगर केंद्र सरकार ने राज्य को कोई निर्देश दिया, अगर डायरेक्शन दिया और राज्य ने डायरेक्शन नहीं माना या उस निर्देश के विपरीत जाकर, उस डायरेक्शन के कॉन्ट्रेरी जाकर काम कर दिया, तो ऐसे में राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा। इट शैल बी जस्टिफाइबल फॉर द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है और राज्य में स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। राज्य में संवैधानिक आपातकाल, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, लगाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऐसे ही पता चल गया कि इसका ए आंसर होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए 365 का जिक्र केवल ए पॉइंट में किया गया है। ठीक है, इसका सारे लोग समझ गए। फिफ्थ, हाँ फिफ्थ का ए होगा, गुड, फिफ्थ का ए होगा। ठीक है दुर्गेश, फिफ्थ का ए होगा। तो 365 आपको समझ में आया। 365 क्या है? डायरेक्शंस। 365 क्या है? 365 है डायरेक्शंस। ठीक है, 365 में डायरेक्शंस हैं और किसके द्वारा दिए जाएंगे डायरेक्शंस? ये डायरेक्शंस किसके द्वारा दिए जाएंगे? ये डायरेक्शंस दिए जाएंगे सेंटर के द्वारा स्टेट को। ठीक है, 365। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा कथन सत्य है? आर्टिकल 249 में संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। यह कानून कितनी अवधि अवधि तक प्रभावी रहेगा? देखिए, जो हमारा 249 है, टू 49
249 में राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन किया गया है। 249 में स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा की बात की गई है कि अगर कोई भी विषय जो राज्य सूची पर है, जो स्टेट लिस्ट पर दिया हुआ है, अगर राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से, अगर राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से किसी ऐसे विषय को जो राष्ट्रीय महत्व का है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, उसे डिक्लेयर कर सकती है राष्ट्रीय महत्व का। और अगर राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को, स्टेट लिस्ट के मैटर को नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर करती है, तो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि उसके ऊपर लॉ बना सके, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो मैटर स्टेट लिस्ट पर दिया हुआ है। ये आपका आर्टिकल 249 है। ठीक है, तो मैंने 249 आपको बता दिया। ये 249 बेसिकली है क्या। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये बताना होगा इसके बारे में और भी बातें कि 249 में और क्या क्या बातें लिखी गई हैं। तो देखिए, एक तो मैंने 249 में ये बता दिया कि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत में क्या होगा, 2/3 बहुमत में प्रेजेंट एंड 2/3 बहुमत में प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से किसी ऐसे विषय को जो स्टेट लिस्ट पे दिया हुआ है, नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर सकती है। अब ये जो राज्यसभा ऐसा करेगी, राज्यसभा के जो संकल्प है, जो रेजोल्यूशन है, वो कितने समय तक प्रभावी रहेगा। तो इसका आंसर है कि 1 साल तक प्रभावी रहेगा। कितने साल तक प्रभावी रहेगा, ये 1 साल तक प्रभावी रहेगा। अच्छा, 1 साल के बाद पहली बात तो जितना समय उस संकल्प में लिखा होगा उतने समय तक प्रभावी रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो जितने समय उस संकल्प में लिखा हुआ है उतने समय तक इफेक्टिव रहेगा। अगर उस संकल्प में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 साल तक रहेगा। 1 साल के बाद फिर राज्यसभा उस संकल्प से उसको फिर 1 साल के लिए बढ़ा सकती है, और ऐसे एक एक साल से बढ़ा बढ़ा के उसे अनलिमिटेड पीरियड तक बढ़ा सकती है। तो ये आपका 1 साल हो गया। अच्छा, जब ये संकल्प जिसके तहत संसद को लॉ बनाने की पावर मिली है, जब ये संकल्प या रेजोल्यूशन बेकार हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा, तो जो कानून बनाया गया है वो 6 महीने तक तो लागू रहेगा, और 6 महीने की समाप्ति पर, यानी ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ्स, वो स्वतः खत्म हो जाएगा। स्वतः यानी सुमोटो वो रिपील हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका निरसन हो जाएगा। तो ये आपका पूरा आर्टिकल 249 था। भारत में केंद्र राज्य संबंधों के मामले में विवाद का चरण कब से देखने को मिलता है, विवाद का चरण कब से देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। भारत में केंद्र राज्य संबंधों के मामले में विवाद का चरण कब से देखने को मिलता है। देखिए 7 तक, 1951 से 1967 तक ये पहला चरण था देश में केंद्र राज्य संबंधों का, और इसको कहा जाता था सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन। क्या बोलते थे इसको, कहते थे, इसको कहते थे सेंट्रलाइज्ड, इसको कहते थे सेंट्रलाइज्ड, इसको कहते थे सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन। सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा केंद्रीकृत संघ। 60, कारण क्या था कि पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मैक्सिमम राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। अगर केरला वगैरह छोड़ दिया जाए, क्योंकि केरला में आप जानते ही हो वामपंथ की सरकार रही है हमेशा से, लेफ्ट पार्टी की, तो बाकी लगभग लगभग हर राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। तो उसमें स्टेट और सेंटर के बीच विवाद होने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि अगर विवाद होता भी था तो कांग्रेस पार्टी उसको आंतरिक रूप से, यानी कि इंटरनली सुलझा लिया करती थी, उसको रिजॉल्व करवा लिया करती थी। विवाद का चरण देखने को मिलता है 1967 से। कब से देखने को मिलता है, देखने को मिलता है 1967 से।
क्यों 1967 से? क्योंकि 1967 में जब इलेक्शन हुए, 1967 में जब इलेक्शन हुए, सबके आंसर गलत है। 1967 में जब चुनाव हुए तो 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, यानी 9 राज्यों में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार बनी। जैसे जैसे आपका उड़ीसा में पटनायक साहब की सरकार बनी, पंजाब में अकाली दल की बनी, इस तरीके से आपका जो सीएम बने थे। उसके बाद में आपका तमिलनाडु में डीएमके की गवर्नमेंट बनी। इस तरीके से करीब करीब 9 स्टेट में नॉन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, और इसी से टकराव का सिलसिला स्टार्ट हुआ। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब अभी तक क्या था, 67 तक क्या था, पूरे पूरे के पूरे लगभग लगभग सारे स्टेट्स में, मैक्सिमम स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, विवाद होने का कोई मतलब ज्यादा था नहीं। और अगर विवाद, कोई राज्य विवाद करता भी था तो उसके ऊपर स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाती थी, जैसे केरला के मामले में लगा दी गई थी, और इस स्टेट इमरजेंसी के मामले से उसको दबा दिया जाता था। तो 1967 से जब 9 राज्यों में कांग्रेस हार गई चुनाव, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार बनी, तो यहां से टकराव का कारण देखने को मिलता है। तो 67 से 71 तक एक दूसरा चरण कहा जाता है। उसके बाद 71 से 77 तक तीसरा चरण कहा जाता है। इसको कहा जाता है यूनाइटेड फेडरेशन, क्योंकि 71 से लगा करके 77 तक इंदिरा गांधी का एकमात्र वर्चस्व था पूरे के पूरे देश में। इंदिरा गांधी का एक तरीके से उन्होंने डिक्टेटरशिप को अडॉप्ट कर लिया था, ऐसा लगता था कि वो तानाशाही की ओर जा रही हैं। तो वो हमारा 71 से 77 दूसरा चरण था। उसके बाद में फिर हमारा 77 से 80 तीसरा चौथा चरण था। उसके बाद में 80 से 89 पांचवा चरण था। 89 के बाद आप जानते ही हो, 91 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी, 96 तक चली। 96 से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी पेपर में आ सकता है। 96 से 96 यानी कि 1996 में जब देवे गौड़ा, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी सरकारें बनी, तो 1996 से राज्यों का बहुत ज्यादा दखल हो गया था केंद्रीय राजनीति में, यानी सेंट्रल पॉलिटिक्स में। तो आप कह सकते हो कि जो गठबंधन की सरकारों का दौर था वो 96 से देखने को हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से कि ये बेसिकली विवाद का चरण कब से देखने को मिलता है। तो 1967 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में भारत में शासकों को दिए जाने वाले प्रीवी पर्स का उल्लेख किस अनुच्छेद में था और यह कब समाप्त किया गया? देखिए, जो प्रीवी पर्स का कंसेप्ट है, पहले समझ लीजिए प्रीवी पर्स के बारे में। आपको पता है कि भारत में जो रियासतें थीं, उनमें एक तो वो क्षेत्र हुआ करते थे जो ब्रिटिश सरकार के अधीन आते थे, उसको कहते थे ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद में फिर जो दूसरे क्षेत्र हुआ करते थे वो बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स कहे जाते थे, उसमें राजा का शासन होता था। तो हमारे यहाँ 500 के ऊपर रियासतें थी जिनको इंटीग्रेट किया गया था, और इसका पूरा का पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है, जिन्होंने पूरे भारत को एक कर दिया था। अब यहाँ पे जो राजा थे, उनका अलग सिक्का चलता था, करेंसी चलती थी, उनका अलग, उनकी जो प्रजा होती थी, जो सब्जेक्ट होते थे, उनको रेवेन्यू टैक्स मिलता था, रेवेन्यू के फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में रेवेन्यू मिलता था। तो वो उन्हें लगता था कि जब हम एक हो जाएंगे, जब हमें भारत संघ से मिला दिया जाएगा, तो हमारे पास में जो टैक्स का रेवेन्यू है वो आना बंद हो जाएगा, हमारी और इनकम भी खत्म हो जाएगी। तो इनसे एक एग्रीमेंट किया गया था 1949 में, और ये कहा गया था कि तुम्हें एक स्पेशल पेमेंट मिलता रहेगा, उसे नाम दिया गया प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स मिलता रहेगा, और ये प्रीवी पर्स रियासत जो होती थी उसके क्षेत्र के अकॉर्डिंग डिसाइड होता था। जो सबसे बड़ी रियासत होती थी उसको सबसे ज्यादा प्रीवी पर्स दिया जाता था। उसके बाद में ये जो प्रीवी पर्स था, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता था कि ये प्रिवी पर्स हमारा, एक तरीके से देखा जाए तो जो इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है, जिसे हम बोलते हैं आर्थिक समानता, उसका ये उल्लंघन करता था। अच्छा, उसका उल्लंघन कैसे करता था? आप खुद देखिए, हम अपने यहाँ पे साफ साफ बोलते हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17, 18 समानता का अधिकार। और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर आप बात करेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 38 भी यही बोलता है।
आर्टिकल 39 के जो पहले दूसरे खंड है वो भी ये बोलते हैं, सॉरी दूसरे तीसरे खंड है वो भी ये बोलते हैं कि जो संपदा है या जो वेल्थ है वो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे मामलों में इंदिरा गांधी को आप जानते ही हैं, इसके पीछे बेसिकली रीजन पॉलिटिकल बताया जाता है, फिर भी मैं पॉलिटिकल रीजन की चर्चा नहीं करूंगा, मैं आपको प्रॉपर रीजन बता देता हूं क्या हुआ था। इंदिरा गांधी जब 1971 में जब सत्ता में आई थी तो उनके अंदर विरोध बहुत ज्यादा था कांग्रेस पार्टी में। आपको ये भी पता है कि 1969 में कांग्रेस पार्टी दो फाड़ में, यानी कि उसके दो फाड़ हो गए थे, टूट गई थी वो, इसीलिए 1969 में पहली बार विपक्ष का नेता बना था। इसी कारण से बना था, कांग्रेस पार्टी टूटी थी, एक गुट इंदिरा गांधी का था, दूसरा गुट आपका कह सकते हो मोरारजी देसाई वगैरह का था, जिसमें के कामराज हुआ करते थे, मोरारजी देसाई थे, राम सुभाष जैसे लोग थे। उसमें कांग्रेस पार्टी टूटी तो इंदिरा गांधी अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हो रही थी अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी में, इसीलिए पार्टी टूट गई। फिर वो इंदिरा का जो इंदिरा कांग्रेस इंदिरा थी उसमें वो मजबूत होने के लिए पूरी दम लगाने लग गई, और उन्हें ये लगने लगा कि भारत में अगर हम गरीबी हटाओ नारा दे दें तो हम कहीं ना कहीं लोगों की नजरों में आ जाएंगे, क्योंकि उस समय गरीबी वास्तव में बहुत ज्यादा थी भारत में। उन्होंने क्या किया, गरीबी हटाओ नारा दिया, और इसी के अंतर्गत आप जानते ही हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। इसी के अंतर्गत प्रीवी पर्स को भी खत्म किया गया था। पहले ऑर्डिनेंस लाया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस को खत्म कर दिया था, खारिज कर दिया था। उस केस का नाम था माधोराव सिंधिया बनाम भारत संघ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ये इनका अधिकार है और ये इस अधिकार के तहत इनको ये प्रीवी पर्स के रूप में पेमेंट मिलता रहेगा। उसके बाद में सरकार ने क्या किया, इंदिरा गांधी की सरकार को जबरदस्त झटका लगा था, क्योंकि जो बैंक राष्ट्रीयकरण का मामला था उसमें भी सरकार अध्यादेश लेके आई थी, अध्यादेश के माध्यम से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था आरसी कूपर के मामले में। आपको 1970 का केस था आरसी कूपर बनाम भारत संघ। उसके बाद में प्रीवी पर्स का जो मामला था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस को खारिज कर दिया था। तो सरकार को दो बड़े झटके लगे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो फाइनली सुप्रीम सरकार ने क्या सोचा, सरकार ने सोचा कि अब हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और बच्चे वो संशोधन था 26th अमेंडमेंट 1971, और इसका जिक्र था आर्टिकल 291 में, और संशोधन का नंबर था 26वां, यानी कि करेक्ट आंसर आपका होगा बी। 291 में प्रीवी पर्स का जिक्र किया गया था, और 26th अमेंडमेंट के माध्यम से प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया गया था। ये क्वेश्चन आज तक किसी पेपर में आया नहीं है, और एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐतिहासिक तो हो चुका है, मगर फिर भी जानना जरूरी है कि भारत में कुछ इस तरीके की चीज भी हम लोगों को देखने को मिलती है, प्रीवी पर्स जैसी चीज भी देखने को मिलती है। इसको खत्म करने के पीछे इंदिरा गांधी का एक तो गरीबी हटाओ का नारा तो था ही, उसके पीछे मेन पॉलिटिकल रीजन जो था वो ये था कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इनके जो फादर थे माधोराव सिंधिया, जो ग्वालियर की रियासत हुआ करती थी, उनकी मदर थी विजय राजे सिंधिया, उनका इंदिरा गांधी से 36 का आंकड़ा हो गया था। केवल इस वजह से इंदिरा गांधी ने नीचा दिखाने के लिए रूलर्स को ये बेसिकली किया था, ये इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। रवि जी गुड इवनिंग। दुर्गेश आप डिस्कशन मत करिए, आंसर दीजिए, उसके बाद डिस्कशन करिए। 9th निम्न में से किस एक के द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवाद को सुलझाया जा सकता है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका आर्टिकल, ये है आपका आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 में अंतर्राज्यीय जल विवादों की बात की गई है, और ये कहा गया है उसमें कि संसद कानून बनाकर एक न्यायिक अधिकरण, यानी कि संसद कानून बनाकर एक न्यायिक अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल स्थापित करेगी। और वो ट्रिब्यूनल अगर नदी का जो नदी का जल है उसके बंटवारे को लेकर, उसके कंट्रोल को लेकर, उसके यूज को लेकर कोई विवाद होता है, तो ऐसे मामले में उस लॉ का नाम था इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स एक्ट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1956। इसका पूरा नाम होगा
इंटर स्टेट यानी अंतरराज्यीय जल विवाद अधिकरण अधिनियम, अंतरराज्यीय जल विवाद अधिकरण अधिनियम 1956, ये लॉ बनाया गया। इस कानून के माध्यम से अंतरराज्यीय परिषदों, अंतरराज्यीय जल अंतरराज्यीय जल विवाद अधिकरण का गठन किया गया और इस अधिकरण के माध्यम से जल विवादों को सुलझाया जाता है। यह आपका आर्टिकल 262 में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में। वित्त आयोग की भूमिका निर्धारण नहीं होगा यहाँ प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे भूमिका को कम करने की बात की जा रही है, यहाँ पे भूमिका को कम करने की बात की जा रही है। यहाँ पे भूमिका का निर्धारण नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, निर्धारण नहीं होगा। यहाँ पे भूमिका कम करने की बात की जा रही है। भूमिका कम किसके द्वारा की गई है, बताइए फटाफट से। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में वित्त आयोग की भूमिका कम किसके द्वारा की गई है? इसका आंसर होगा योजना आयोग। आपको पता है प्लानिंग कमीशन के बारे में, जो भारत में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जो भारत में प्लानिंग कमीशन था, जिसको योजना आयोग कहते थे, जो बेसिकली 5 ईयर प्लान्स बनाता था और स्टेट को कितनी ग्रांट जानी है वो डिसाइड करता था। बहुत ज्यादा ताकतवर था, वित्तीय। और एक आपको ये भी पता है कि भारत में एक वित्त आयोग भी होता है जिसको फाइनेंस कमीशन कहते हैं। तो जो वित्त आयोग की भूमिका है उसको कम करने में किसने रोल प्ले किया था? उसने योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन ने वित्त आयोग की भूमिका को कम कर दिया था, उसको अंडरमाइन कर दिया था। किसने? प्लानिंग कमीशन ने। प्लानिंग कमीशन का गठन बेसिकली 1946 में ही एक बोर्ड बना था, उसका नाम था एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड। उसके अध्यक्ष थे, एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड का मतलब यहाँ पर क्या होगा? सलाहकारी नियोजन बोर्ड। ये बेसिकली बोर्ड बना था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे नेगी साहब। वो जो नेगी साहब थे वो अध्यक्ष थे। उन्होंने योजना आयोग के बनाने की सिफारिश करी थी, योजना आयोग का गठन किया गया। और ध्यान रखिएगा, योजना आयोग की वजह से केंद्र बहुत ज्यादा ताकतवर था। योजना आयोग की वजह से सेंटर बहुत ज्यादा ताकतवर था और ऐसे समझ लीजिए कि राज्यों का कोई भी इसमें दखल नहीं था। इसी योजना आयोग को 2014 में मोदी सरकार जब बनी तो उसको खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पे एक नया बॉडी बनाई गई भारत में, उसका नाम है नीति आयोग। उसका नाम है नीति आयोग। उसका नाम है नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। और नीति आयोग, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस नीति आयोग में राज्यों का बराबर दखल होता है, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देती है, यानी कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है, ना कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को, ना कि प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग की वजह से वित्त आयोग की भूमिका काफी कम हो गई थी, ठीक है। केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश, अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया था आर्टिकल 365, याद करिए। आर्टिकल 365 में सेंटर स्टेट को डायरेक्शन देती है और अगर स्टेट उन डायरेक्शन को मानने से मना कर देती है तो राष्ट्रपति के लिए ये मानना लॉफुल हो जाता है विधि उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है और उस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो ये जो कंसेप्ट है हमारे यहाँ निर्देश देने का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको नॉर्मली किताब में मिलेगा नहीं। राज्यों को निर्देश देने का ये कंसेप्ट हम लोगों ने कहां से लिया है? ये कंसेप्ट हम लोगों ने लिया था भारत सरकार अधिनियम 1935 से। यानी करेक्ट आंसर होगा आपका ए, करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। एक करेक्ट आंसर होगा, हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 से डायरेक्शन का कंसेप्ट लिया है। पूर्वोत्तर परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? 1971 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1971 में पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया था। नाइनटीन 1971 में पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया था।
ठीक है, 1971 में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का गठन किया गया था। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो हमारी पूर्वोत्तर परिषदें थी, ये बेसिकली इंदिरा गांधी के टाइम में इनको बनाया गया था। और ये कैसी हैं? ये स्टैचुरी बॉडी हैं। कैसी हैं? ये स्टैचुरी, ये बेसिकली स्टैचुरी बॉडी हैं। ये स्टैचुरी बॉडी हैं। स्टैचुरी बॉडी कैसे हैं? क्योंकि आप जानते हो स्टैचुरी बॉडी का मतलब होता है वैधानिक संस्था, और वैधानिक संस्था का मतलब होता है ऐसी संस्था जिसका ऐसी संस्था जिसको कानून बनाकर स्थापित किया गया है, लॉ बनाकर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो 1971 में लॉ बना। उस लॉ का नाम था पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971। और जब ये बना था तो इसमें 7 स्टेट हुआ करते थे। जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट होते थे ना, वो 7 स्टेट इसमें थे। ठीक है, कितने स्टेट थे स्टार्टिंग में? 7 स्टेट थे। बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने स्टेट होते थे उसमें? उसमें 7 स्टेट होते थे। उसमें कितने स्टेट होते थे? उसमें 7 स्टेट होते थे पहले। उसके बाद में एक स्टेट और जोड़ा गया। वो कब जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था 2002 में। 2002 में जोड़ गया गया। अब कितने स्टेट हो गए? वो सिक्किम था। अब कितने स्टेट हो गए? अब इसमें टोटल 8 स्टेट हैं। यानी आज की डेट में अगर कोई क्वेश्चन पूछे कितने स्टेट हैं पूर्वोत्तर परिषद में, तो योर आंसर विल बी नाउ देयर आर 8 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। 8 स्टेट है इस समय। और एक पहले कितने थे? जब बनी थी तब 7 थे। एक कब जोड़ा गया? 2002 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आंसर होगा शिलोंग में। ध्यान रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिलोंग में है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आपका आंसर होगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है। ठीक है, शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। तो समझ में आया पूरा आपको? अच्छा, 1971 का लॉ था। और इसने काम कब से करना शुरू किया? इसने काम करना शुरू किया था 1972 से। 1972 से इसने काम करना शुरू करा था। तो समझ में आ गया सारे लोग को? पूर्वोत्तर परिषद से रिलेटेड सारी बातें ध्यान रखना। ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैचुरी बॉडी है, वैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका गठन कानून के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने सिफारिश की थी कि अखिल भारतीय, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए? आपको मैं पहले बता दूं ये अखिल भारतीय सेवाएं बेसिकली होती क्या है। देखिए, यहां पे बता देते हैं। ऑल इंडिया सर्विस बोलते हैं इनको। इसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाएं। इसका जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है? इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 312 में। कहां पे किया गया है? आर्टिकल जितनी चीजें रिलेटेड हो सकती हैं सारी सुनते जाइएगा। ठीक है, इसका जिक्र किया गया है, इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में कितनी कितनी सेवाओं, कितने अखिल भारतीय सेवाएं हैं भारत में प्रेजेंट टाइम में? तो आपका आंसर होगा इस समय 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कितनी है? 3। 3 में कौन कौन सी हैं? एक आपकी आईएएस है, एक आपकी आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विस, और एक आपकी आईएफएस है। यहाँ पे फॉरेस्ट होगा, वन सेवा, फॉरेन मत सोचिएगा, फॉरेस्ट। ये कब जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 1966 में। 1966 में। इतना क्लियर हो गया? दूसरी बात, अच्छा, ये जो अखिल भारतीय सेवाएं थी, कुछ लोगों ने इसको खत्म करने की बात की थी, तो इसको बनाए रखने की बात किसने कही थी? यानी किसको इसका फादर कहा जाएगा? तो आप आंसर दोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका फादर कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही कहा था नहीं, अखिल भारतीय सेवाओं का होना देश की एकता के लिए, देश की यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए पटेल साहब ने अखिल भारतीय सेवाओं की वकालत की थी, इन्हें बनाए रखने की वकालत की थी। ठीक है, चलिए, रेनू आपका आंसर गलत है, प्रतीक्षा आपका आंसर सही है, परमंश आपका भी सही है, साधना, साधना 12 का दे रही है, प्रतीक्षा 13 का भी करेक्ट है आपका, रेनू 13 का सी नहीं है, सरकारिया नहीं है, राज मन्नार समिति होगा। और
दुर्गेश 13 का भी करेक्ट आंसर है राजमन्नार समिति। ठीक है, राजमन्नार समिति इसका सही आंसर है, राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, इस पहले समिति के बारे में समझ लो। ये समिति, इस समिति का गठन कब किया गया था? राजमन्नार समिति का 1969 में इस राजमन्नार समिति का गठन किया गया था, 1969 में। और तमिलनाडु की सरकार ने इसका गठन किया था। और इसका गठन किया गया था बेसिकली केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस की समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। इसने जो जो सिफारिशें दी थी उसे भारत सरकार ने मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया था। तो ये आपका राजमन्नार समिति। सरकारिया आयोग के बारे में डिस्कशन हो ही चुका है, फिर होगा आगे। प्रशासनिक सुधार के बारे में हो चुका है। पश्चिम बंगाल मेमोरेंडम के बारे में भी देख लीजिए। इसका 1977 में गठन किया गया था। कब किया गया था? देखिए, ये सारे आपको पता होने चाहिए, कभी कभी मैच कराने के लिए भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ये आरओ वगैरह में, आरओ में या पीसीएस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कॉमा लगा के। इसका कब किया गया था? 66 में किया गया था। उसके बाद में सरकारिया का कब किया गया था? इसका गठन 83 में किया गया था। रिपोर्ट इसने दी थी 88 में। और वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम का कब किया बात की गई थी? क्योंकि आप जानते ही हो, ऑल इंडिया सर्विस में जो लोग ऑल इंडिया सर्विस में होते हैं, उन लोगों को जो जो रिक्रूटमेंट होता है वो सेंटर करता है, ट्रेनिंग सेंटर देता है, उस सेंटर ही उन्हें स्टेट में भेजता है का होना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, किस अनुच्छेद में संसद के पास शक्ति है कि राज्य सूची के विषय पर अंतरराष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय संधियों को, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है? इसका आंसर एकदम सिंपल है। इसका आंसर होगा 253। इसका पूरा नाम तो है प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, लेकिन आप शॉर्ट में लिख लो यूनाइटेड नेशंस एक्ट 1947। इसके बाद में एक लॉ बना था भारत में, जिनीवा कन्वेंशन एक्ट, जिनीवा कन्वेंशन एक्ट, ये लॉ इंडिया में बना हुआ है। तो ये दोनों कानून इसी 253 के तहत बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। ठीक है ना, अरे 13 तक तो बच्चों ने आंसर दिया है।
चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था। 15 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार किस प्रधानमंत्री ने अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया? इसका आंसर शायद आप लोगों को सबको पता होगा। इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर है विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह कब किया था देख लीजिएगा, 1990 में। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी। उसको कहा जाता था राष्ट्रीय मोर्चा, नेशनल फ्रंट। ये बेसिकली गठबंधन की सरकार थी और इसमें पहली बार अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल, जिसकी बात आर्टिकल 263 में की गई है, उसका गठन किया गया था। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, विश्वनाथ वीपी सिंह की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं भारत के संविधान में उल्लिखित हैं, भारत की संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं, या भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो इसका आंसर होगा, देखिए, भारत का राष्ट्रपति केवल वित्त आयोग का गठन करता है। आर्टिकल, पहली बात तो चले वित्त आयोग की बात, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं, चलिए। फाइनेंस कमीशन अभी भी प्रॉब्लम आ रही है क्या आप लोगों को? फाइनेंस कमीशन का जो गठन किया जाता है, वो गठन किस आर्टिकल में होता है? वो होता है आपका 280 में। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए, वित्त आयोग का गठन करता कौन है? वित्त आयोग का जो गठन होता है वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। अब ये जो राष्ट्रपति हैं, ये आर्टिकल 280 में गठन करते हैं। तो 280 में कहा गया है राष्ट्रपति हर 2 साल के, राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ होने से 2 साल के भीतर, यानी कि विद इन 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हर 5 साल पर एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। यानी हर 5 साल पे वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये स्थायी संस्था नहीं है, इसका हर 5 साल पे गठन होता है, यानी कि ये परमानेंट बॉडी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका गठन हर 5 साल पे होता है। जिस बार राष्ट्रपति इसका गठन ना करें तो उसका गठन नहीं होगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है राष्ट्रपति के ऊपर कि उन्हें ऐसा करना ही होगा, अदरवाइज ये महाभियोग का कारण भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखिएगा। अब यहाँ पे राष्ट्रपति ने गठन कर दिया, और इसके बारे में जो बाकी बातें हैं वो किसको पावर दी गई? वो पावर दी गई है भारत की संसद को, यानी कि भारत की पार्लियामेंट को। ध्यान रखिएगा बच्चे, भारत की संसद के पास में पावर है कि वो लॉ बनाएगी। क्या बनाएगी? लॉ बनाएगी, और वो कानून बनाकर इनके सदस्यों की योग्यता और इसके अध्यक्ष की योग्यता निर्धारित करेगी। अब क्वेश्चन आता है कि कितने लोग होते हैं इसमें? तो अच्छा, ऐसा लॉ बना कब था? तो ऐसा लॉ बना था 1951 में पहली बार, और उसका नाम था फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, वित्त आयोग विविध प्रावधान अधिनियम। 1951 में लॉ बना था। कितने लोग होते हैं? एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं। तो टोटल कितने लोग हो गए? 5 लोगों से मिलकर ये वित्त आयोग बनता है, और ये वित्त आयोग आर्टिकल 281 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने वित्त आयोग की रिपोर्ट को रखवाते हैं और उसके ऊपर चर्चा होती है। ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग की जो रिपोर्ट होती है उसमें जो बातें होती हैं वो केवल रिकमेंडेटरी नेचर की होती हैं, वो मैंडेटरी नहीं होती हैं,
एंड दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट और ऑन द गवर्नमेंट, उस सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वित्त आयोग का जो भूमिका है उसको कम करा था योजना आयोग ने, किसने? प्लानिंग कमीशन ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट टिक कर देता हूं आंसर में, इसका बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के तो अभी मैंने बताया 280 में बात किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है और आज भी पूछा जाता है, इतना रेलेवेंट है। 281 में रिपोर्ट जाती, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 280 में, आर्टिकल 280 में रिपोर्ट जाती है। रिपोर्ट राष्ट्रपति देते हैं किसको? संसद को। तो 281 में रिपोर्ट जाती है। 18 देखिए, सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह करके ही की करना चाहिए। बिल्कुल सही है, कल हम लोग ने गवर्नर के टॉपिक में इसे डिस्कस भी किया था, याद होगा। सरकारी आयोग ने, देखिए इसकी सबसे पहली बात तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी, लेकिन मैंने आपको बताया था संविधान में शामिल करा जाए, ये बात सरकारी आयोग ने कही थी। और कारण है उसका, ऐसा करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में संशोधन किया गया। गलत है, 165 में संशोधन नहीं, 155 में संशोधन करना पड़ेगा। कहां पे संशोधन करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा 155 में, 155 में संशोधन करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट आपका, यानी कि जो इसका सी होगा ऑप्शन, सी का मतलब क्या होगा? सी का मतलब ये होगा कि ये जो ए है ये करेक्ट है, और आर, रीजन तो छोड़िए, इवन आर ही गलत है। ठीक है, आर भी, आर असत्य है, ये कल डिस्कस हो चुका है। किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय जल विवाद के न्याय निर्णय से संबंधित प्रावधान है? अभी डिस्कस हुआ, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 263 में क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई है। इसमें इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई, जिसका गठन 1990 में वीपी सिंह की सरकार में हुआ था पहली बार। 252 में क्या है? 252 में यह कहा गया है, दो या दो से ज्यादा राज्य मिलकर संसद से बोल सकते हैं कि वो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना दे। ये 252 में है। 254 में क्या है? 254 में रिपग्नेंसी है। रिपग्नेंसी का मतलब क्या था? याद करिए, रिपग्नेंसी, जो मुझसे पढ़ चुका है वो रिपग्नेंसी समझ गया होगा। रिपग्नेंसी का मतलब था विरोध। क्या होता है इसका मीनिंग? इसका मतलब होता है विरोध। रिपग्नेंसी का मतलब होता है विरोध। ठीक है, विरोध। 254 में रिपग्नेंसी क्या होती है ये भी समझ लीजिए। अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी विषय पर संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों ने लॉ बना दिया, तो जो राज्य का जो संसद के द्वारा बनाया गया कानून है, जो संसद ने लॉ बनाया है, वो प्रिवेल कर जाएगा स्टेट के लॉ के ऊपर। यानी कि द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शेल प्रिवेल्स ओवर द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ध्यान रखिएगा 254। इसका एक अपवाद भी है, उस पर हम लोग अभी यहाँ पर फिलहाल चर्चा नहीं कर रहे हैं। 20 देखिए, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि अखिल भारतीय सेवाओं की मजबूती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण में अत्यंत सहायक है। इस व्यवस्था को मजबूत किया जाना, मतलब राजमन्नार समिति ने तो यह कहा था कि उसको खत्म किया जाए, लेकिन इसने कहा था, किस आयोग ने कहा था कि अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत किया जाए और नई अखिल भारतीय सेवाएं जोड़ी जाएं। ये बात किसने कही थी? तो इसका आंसर होगा सरकारिया आयोग ने कही थी। किसने कहा था? ये बात सरकारिया आयोग ने कही थी। ध्यान रखिएगा, सरकारिया आयोग इसका करेक्ट आंसर होगा। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? 83 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जोनल परिषद को लेकर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जोनल परिषदें संवैधानिक है। गलत, जोनल परिषदें संवैधानिक नहीं है, वैधानिक हैं। कैसी हैं? वैधानिक हैं। कैसे वैधानिक हैं? देखिए, बनी थी, इनका कानून बना था, जोनल काउंसिल एक्ट बना था, उनके तहत जोनल परिषदों का गठन किया गया था। चलिए, ये तो बात ठीक है कि 1956 में, तो ये कैसी हैं? ये है वैधानिक, ना कि संवैधानिक। ये कैसी हैं? ये है वैधानिक। तो ध्यान रखिएगा, पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा, पहला रॉन्ग। भारत 5 जोन में बटा, बिल्कुल ठीक है। 5 जोनल काउंसिल हैं भारत में। 5 कौन कौन सी हैं? नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट साउथ और सेंट्रल। नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट साउथ और सेंट्रल। थर्ड वाला देखिएगा, भारत का प्रधानमंत्री इन जोनल परिषदों का चेयरमैन। गलत है, भारत का गृह मंत्री। ध्यान रखिएगा, भारत का गृह मंत्री। लिख देता हूं, होम मिनिस्टर।
यानी कि यूनियन होम मिनिस्टर होगा, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर। यूनियन होम मिनिस्टर इसका कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है, इसका एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होगा? पदेन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, गृह मंत्री इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका कौन सा आंसर सही होगा? केवल दो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, केवल दो, क्योंकि बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। यूनियन होम मिनिस्टर इनका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ध्यान रखिएगा। जोनल काउंसिल का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, ध्यान रखिएगा, गलत हो जाएगा। इंटर स्टेट काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से पहली बार किस समिति आयोग ने सिफारिश की थी? 356, 357, 365। याद करिए, अभी डिस्कस हो गया 365, कल 356 स्टेट इमरजेंसी है, समाप्त कर दिया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा राजमन्नार समिति। इसी ने कहा था कि 356 स्टेट इमरजेंसी को खत्म कर दो, 357 में स्टेट इमरजेंसी के इफेक्ट की बात की गई है, और 365 में निर्देश की बात की गई है, डायरेक्शंस की बात की गई है। आप ऐसे समझ लो, राजमन्नार समिति ने कुल मिला के स्टेट्स को ज्यादा महत्व देने की बात की थी, बल्कि सेंटर के, ठीक है, केंद्र के बजाय राज्यों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की बात की थी। किस संविधान संशोधन के माध्यम से 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42nd अमेंडमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से, 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से 5 विषय को शामिल किया गया था यूनियन लिस्ट में। और पहले यूनियन लिस्ट में कितने मैटर्स होते थे? पहले यूनियन लिस्ट में 47 मैटर्स होते थे, उसके बाद में इसमें 5 जोड़ दिए गए, तो अब कितने बन गए? अब ये बन गए 52 मैटर्स। यानी कि आज की डेट में कॉन्करेंट लिस्ट में, सॉरी यूनियन नहीं, कॉन्करेंट लिस्ट में 52 विषय हैं, 52 विषय हैं, ध्यान रखिएगा। और ये 5 जो थे, ये 5 जोड़े गए थे हमारे कब? 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से 1976 में, जिसमें शिक्षा जोड़ा गया था, जिसमें एजुकेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में न्याय प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जोड़ा गया था, फॉरेस्ट जोड़ा गया था, वाइल्ड लाइफ जोड़ा गया था, उसके बाद में वाट और माप यानी वेट एंड मेजर्स जोड़ा गया था। तो कितने जोड़े गए थे? 5 जोड़े गए थे, ठीक है। शिक्षा जोड़ा गया था, वाट माप जोड़ा गया था, वन जोड़ा गया था, वन जीव तथा पक्षियों का संरक्षण, पक्षियों का संरक्षण, वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्ड्स जोड़ा गया था। उसके बाद में आपका न्याय प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जोड़ा गया था। तो ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद में कौन सा अनुच्छेद एकीकृत वस्तु और सेवा कर, इसको कहा जाता है, इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको, ये वाला जो एकीकृत है, इसको कहेंगे इंटीग्रेटेड। आईजीएसटी आपने सुना होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। और इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब क्या होगा? देखिए, जीएसटी बेसिकली एक सीजीएसटी होता है, सेंट्रल जीएसटी होता है, एक स्टेट जीएसटी होता है, और एक यूटी जीएसटी होता है, एक होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होता है जहां पे इंटर स्टेट सप्लाई होती है, यानी कि राज्य के बाहर सप्लाई होती है। ध्यान रखिएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी तब लागू होते हैं जब राज्य के भीतर सप्लाई होती है, लेकिन आईजीएसटी तब लागू होता है जब राज्य के बाहर सप्लाई होती है। और इसका करेक्ट आंसर होगा 269A, 269A। 269A, इसका करेक्ट आंसर होगा 269A, 269A। और ये कब जोड़ा गया था 269A? ये जोड़ा गया था 101st अमेंडमेंट से, जब जीएसटी आया था इंडिया में, तब जोड़ा गया था 269A। और 269A आईजीएसटी का प्रावधान करता है, जिसमें यह कहा गया है कि जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है, ये तब लागू होगा, तब अप्लाई किया जाएगा जब इंटर स्टेट सप्लाई होगी, यानी कि एक राज्य से बाहर दूसरे राज्य में सप्लाई होगी, उस केस में आईजीएसटी लागू होगा। 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? केंद्र सरकार को केंद्र सूची के विषय पर कानून बनाने की पूरी शक्ति है, बिल्कुल सही है। आप जानते ही हो, ये बात 246 से रिलेटेड है, ये बात आपकी 246 से रिलेटेड है। ये करेक्ट आंसर है।
उसके बाद में फिर बी देखिएगा, केंद्र सरकार एवं राज्यों दोनों को समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति, ये भी सही है, यानी कि यहाँ पे संसद और स्टेट यानी पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों को कॉन्करेंट लिस्ट के विषय पर लॉ बनाने की पावर है। उसके बाद में तीसरा देखिएगा, असाधारण परिस्थितियों में यानी कि एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में राज्य विधानमंडल केंद्र सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, गलत है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में भी राज्य केंद्र सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकते। ध्यान रखिएगा, सेंटर के पास पावर होती है कि वो कुछ मामलों में राज्य सूची के विषय पर यानी कि मैटर्स विच आर एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट उस पर लॉ बना सकती है, मगर स्टेट लेजिस्लेचर के पास तो ये पावर बिल्कुल भी नहीं है कि वो यूनियन लिस्ट के मामले पर लॉ बनाए। तो ये वाला आपका डी भी देख लेते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र राज्य सूची के विषय पर, बिल्कुल सही है। अच्छा, वो कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं? एक तो आर्टिकल 249, आर्टिकल 249, उसके बाद में और कौन सा है, उसके बाद में 250, सारे लोग लिख लीजिएगा 250, उसके बाद में फिर है आपका 252, उसके बाद में 253, उसके बाद में 357। ये 5 ऐसे मामले हैं जिन पर केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ठीक है, तो इनमें से 3 तो मैंने डिस्कस ही कर दिए थे, 249, 252, 253। 250 में क्या कहा गया है? 250 में कहा गया अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, नेशनल इमरजेंसी लगेगी, तो सेंटर के पास पावर होगी कि वो स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून बना सकेगी। द पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ ऑन द मैटर्स एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। कब कर सकेगी? व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। 250 हो गया। 357 में कहा गया है जब देश में जब किसी राज्य में स्टेट इमरजेंसी लगेगी तो सेंटर के पास पावर होगी कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकेगी। तो 250 357 में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बच्चे, 250 में कहा गया है कि जब संसद लॉ बनाएगी तो उसी विषय पर राज्य का विधानमंडल भी लॉ बना सकता है, मगर 357 में राज्य का विधानमंडल लॉ नहीं बना सकता, केवल संसद के पास में पावर होती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाने की। ये है 357। तो ये आपका एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में सेंट्रल लॉ बना सकती है। 26 देखिएगा, पहली बार किस आयोग ने कहा था कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दे दो? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आपको पता है कि जो रेसिडुअरी पावर्स होती हैं, रेसिडुअरी पावर्स लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। रेसिडुअरी पावर का मतलब होता है अवशिष्ट शक्तियां। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 248 में है, ये आर्टिकल 248 में है। और ये क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि संसद के पास में यानी कि पार्लियामेंट के पास में पावर होगी कि वो अवशिष्ट विषयों पर लॉ बना सकेगी। अवशिष्ट का मतलब है ऐसे मामले जो ना यूनियन लिस्ट में आते हैं, ना स्टेट में आते हैं, ना कॉन्करेंट में आते हैं। और ये कंसेप्ट हम लोगों ने कहां से लिया था? ये कंसेप्ट लिया गया था कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया गया था? कनाडा। ये मैंने आपको सारी बातें यहां पर डिस्कस कर दी। अब देखिए, इसमें से राजमन्नार समिति ने ये कहा था, ध्यान से सुनिएगा, राजमन्नार समिति ने कहा था कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये राज्यों को दे देनी चाहिए। किसको दे देनी चाहिए? राज्यों को। ध्यान रखिए, राज्यों के पास में अवशिष्ट शक्तियां एक तो यूएसए में है, एक तो यूएसए में है और एक ऑस्ट्रेलिया में है। जो अगर मैं बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करूं जो जो संघात्मक प्रणाली पर आधारित हैं, जो फेडरेशन पर बेस्ड हैं, तो वहां पर 2 कॉन्स्टिट्यूशंस में हम लोगों को देखने को मिलता है। एक तो यूएसए है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, जहां पे अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास में है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां सेंटर के पास में है। ये प्रावधान हमने कहां से लिया था? कनाडा से। तो फिलहाल राजमन्नार समिति ने यह सिफारिश करी थी कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दे देनी चाहिए, यानी कि हम कहीं ना कहीं यूएसए मॉडल को या ऑस्ट्रेलिया के मॉडल को अडॉप्ट करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि राजमन्नार कमेटी की कोई भी सिफारिश सरकार ने मानने से मना कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट 27, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। भारत सरकार के द्वारा उधार लेने से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में किए गए हैं? यानी भारत सरकार किस आर्टिकल में उधार ले सकती है, मतलब भारत सरकार को कौन सा आर्टिकल ऑथोराइज करता है कि वो इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया
ले सकती है। तो आर्टिकल कौन सा है, फटाफट से बताइए कौन सा आर्टिकल है। इसका आर्टिकल है 292। 292। 292 में कहा, 292 में भारत सरकार की बात की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है। 293 में स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई। दोनों में अंतर समझ लेना ध्यान से। सेंट्रल गवर्नमेंट भारत के अंदर और भारत के बाहर, यानी कि इनसाइड इंडिया, इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया, यानी कि दोनों मामलों में भारत सरकार लोन ले सकती है। इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों मामलों में भारत की सरकार लोन ले सकती है। अच्छा, सुरक्षा किस, गारंटी किस पर होगी? गारंटी होगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि पर गारंटी होगी। ध्यान रखिएगा, भारत की संचित निधि पर लोन उठाया जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो भारत के बाहर से लोन ले पाए। वो केवल भारत के भीतर ही, इनसाइड इंडिया, वो केवल भारत के भीतर ही लोन ले पाएगी, भारत के बाहर राज्य की सरकार लोन नहीं ले पाएगी। अच्छा, गारंटी क्या होगी? गारंटी होगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि। आपको पता है ना, सीएफआई भारत की संचित निधि होती है, राज्य की संचित निधि होती है। तो 292 में भारत की सरकार भारत के भीतर और भारत के बाहर से लोन ले सकती है, भारत की संचित निधि को गिरवी रखकर। 293 में राज्य की सरकार केवल भारत के भीतर लोन ले पाएगी और राज्य की संचित निधि को गिरवी रखकर। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 291 डिस्कस हो चुका था, प्रीवी पर्स था, खत्म हो गया था। भारत के संविधान में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ध्यान से देखिएगा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? ये आप लोगों को शायद पता होगा पहले से, बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है कभी एक जमाने में, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का कंसेप्ट लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से और क्या क्या लिया गया था, जल्दी से बताइए। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से और क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से और क्या क्या लिया गया है? एक लिया गया है बच्चे, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक। उसके बाद में, लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल, प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फ्रीडम ऑफ, यही जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं,